दृष्टि आईएएस के इन फोकस प्रोग्राम में एक बार फिर आपका स्वागत है। मेरा नाम है मनीष। हाल ही में इस बात के पर्याप्त संकेत मिले हैं कि भारत और इटली के संबंध एक बार फिर पुनः पटरी पर लौट रहे हैं। वर्ष 2010 की दशक के बाद भारत और इटली के संबंध कई मामलों की वजह से हाशिए पर चले गए थे, लेकिन इनके पुनः पटरी पर लौटने का एक रणनीतिक आयाम यह भी है कि हाल ही में इटली ने चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से बाहर आने की आधिकारिक तौर पर मंशा जाहिर की है। किस प्रकार से ये पूरे संबंध आगे बढ़ रहे हैं, इसके संपूर्ण परिप्रेक्ष्य पर इन फोकस में आज हम चर्चा करेंगे और हमारे टॉपिक का नाम होगा भारत इटली संबंध असफलताओं के बाद कैसे आए ट्रैक पर। सबसे पहले देखते हैं कि इस टॉपिक के अंतर्गत हमारी चर्चा के क्या पक्ष होंगे। सबसे पहले हमने उस खबर को जान लिया है जिससे ये पूरा टॉपिक चर्चा में आ जाता है। इसके बाद हमारा मुख्य पक्ष होगा कि हम भारत और इटली के एक ऐतिहासिक संबंधों पर भी प्रकाश डालें। फिर हम देखेंगे कि वर्ष 2010 के दशक 2010 के बाद किस प्रकार से भारत और इटली के संबंधों में तनाव आ गया था, वे कौन से कारण थे, हाल ही में किस प्रकार से इन संबंधों में सुधार के तत्व देखने को मिलते हैं और इन संबंधों में सुधारों की आवश्यकता क्यों है, इस पर चर्चा होगी। फिर बात होगी कि इटली ने जो चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव बीआरआई से बाहर आने का निर्णय लिया है, उसके कारण क्या है और किस तरह से ये भारत और इटली के संबंधों को एक रणनीतिक आयाम देता है। अंत में आपके लिए एक अभ्यास प्रश्न होगा, इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना होगा। ये जो पूरा विषय है ये सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2 के अंतर्राष्ट्रीय संबंध खंड से जुड़ता है। साथ ही आपको इस बात की जानकारी बार बार मिल ही रही है कि इन फोकस प्रोग्राम की टाइमिंग में अब परिवर्तन कर दिया गया है। अब ये प्रोग्राम सुबह 8 बजे आता है और इसीलिए इसी टाइमिंग को आप इस प्रोग्राम को देखने के लिए फॉलो करें। तो अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले देखते हैं भारत और इटली के बीच जो ऐतिहासिक संबंध थे उनके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। भारत और इटली, भारत और रोम दोनों प्राचीन सभ्यताएं रही हैं और इनके बीच जो संबंध है वो 2000 वर्ष पुराना है। आप जानते हैं कि भारत और विशेष तौर से दक्षिण भारत और रोम के बीच महत्वपूर्ण व्यापार हुआ करता था 2000 साल पहले, और इटली के कई बंदरगाह मसाला व्यापारिक मार्ग के केंद्र हुआ करते थे जिससे यूरोप में मसाला पहुंचता था। और 13वीं शताब्दी में इटली के, खासतौर वेनिस के एक महत्वपूर्ण यात्री भारत आए थे 13वीं शताब्दी में, और जिन्होंने भारत के बारे में अपना विवरण भी लिखा था, मार्को पोलो। इसके साथ अगर हम 20वीं शताब्दी की बात करें तो भारत के दो महत्वपूर्ण विद्वान, आप कह सकते हैं कि 20वीं शताब्दी के भारत के दो हीरे रविंद्रनाथ टैगोर और महात्मा गांधी ने इटली की यात्रा की थी। वर्ष 1926 मई जून में रविंद्रनाथ टैगोर ने रोम यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर, संस्कृत प्रोफेसर कार्लो फॉर्मिकी के कहने पर रोम की यात्रा की थी रविंद्रनाथ टैगोर ने, और इसी प्रकार से दिसंबर 1931 में लंदन में होने वाली गोलमेज सम्मेलन से लौटते हुए महात्मा गांधी ने भी रोम का दौरा किया था। और इसके साथ साथ इटली के 1861 में एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले इटली के क्रांतिकारी, यंग इटली का गठन करने वाले महत्वपूर्ण क्रांतिकारी इटली के मैजिनी ने भारतीय क्रांतिकारियों को भी बहुत बड़े स्तर पर प्रभावित किया था, और इनकी महत्वपूर्ण भूमिका हुई थी 1861 में इटली के एकीकरण में। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश भारतीय सैनिक जर्मनी की, नाजी जर्मनी यानी हिटलर की फोर्सेस से और मुसोलिनी की फोर्सेस से इटली में जाकर लड़े थे। इटली में उनकी तैनाती हुई थी, और साथ ही 1947 में भारत के आजाद होने के बाद इटली और भारत के बीच राजनीतिक संबंधों की शुरुआत हुई। और इसके बाद, आजादी के बाद, दोनों देशों के नेताओं ने आधिकारिक तौर पर यात्राएं भी की, यानी भारत और इटली के बीच एक लगातार संबंध बने रहे। इन संबंधों में जो तनाव आया वो मुख्यतः वर्ष 2010 के बाद दो कारणों से आया। एक मुद्दा था इटालवी नौसैनिकों का मुद्दा, और दूसरा मुद्दा था जो भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ है, अगस्ता वेस्टलैंड मामला। इटालवी नौसैनिकों का मुद्दा क्या था? यह मुद्दा यह था कि फरवरी 2012 में इटालवी तेल टैंकर जिसका नाम था एनरिका लेक्सी
तेल टैंकर ये अरब सागर से गुजर रहा था और अरब सागर से गुजरने के दौरान इन्होंने एक मछुआरा बोट पर दो भारतीय मछुआरों को मार दिया। उनको इटली का तर्क यह था कि सल्वाटोरे गिरोने जो नाविक थे और मासिमिलियानो लातोरे का ने उन्हें चेतावनी दी मछुआरों को, लेकिन इस चेतावनी के बाद भी उस चेतावनी को उन्होंने हीड नहीं किया, उस पर ध्यान नहीं दिया। इसके बाद उन्हें पायरेट समझकर, समुद्री डाकू समझ करके इन नाविकों ने उन्हें गोली मारी और इससे उनकी मृत्यु हो गई। इसके बाद इन दोनों नाविकों पर, इटली के दो नाविकों पर भारत में मुकदमा चलाया गया और ये मुकदमा लगातार लंबित होता चला गया। लंबित होने के कारण जब इन पर मुकदमा चलाया गया तो पहले इनको केरल से दिल्ली लाया गया और दिल्ली में इटालवी राजदूत इनके गारंटर बने। इसके बाद जब ये मुकदमा लंबित होता चला गया तो दोनों को भारत से इटली भेज दिया गया और 2015 में दोनों देश सहमत हुए कि इस मामले को परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन, स्थायी मध्यस्थता न्यायालय में ले जाया जाए, जहां पर भारत के पक्ष में निर्णय हुआ और इटली को भारत को 100 मिलियन रुपए देने पड़े इस निर्णय के तहत। तो एक ये मुद्दा था जिससे भारत और इटली के संबंधों में तनाव आया और दूसरा मुद्दा था वर्ष 2011 में इटली के अटॉर्नी जनरल द्वारा एक मुद्दे की जांच की जा रही थी। मैकेनिका जो स्टेट बैक्ड कंपनी है और इसी का एक सब्सिडियरी कंपनी है अगस्ता वेस्टलैंड, जिसने भारत के साथ एक डील की थी और जो इटली के अटॉर्नी जनरल द्वारा इस कंपनी की जांच की जा रही थी, इसमें अनियमितता, धन की अनियमितता की जो जांच की जा रही थी, इसमें इसकी सब्सिडियरी कंपनी जिसने भारत के साथ 3500 करोड़ रुपए की एक डिफेंस डील की थी, इस जांच में इसको भी शामिल कर लिया। वस्तुतः अगस्ता वेस्टलैंड ने भारत के साथ 2010 में एक सौदा किया था जिसके तहत इसे इंडियन एयरफोर्स को 12 AW101 हेलीकॉप्टरों की आपूर्ति को सौंपना था। इसका यह अनुबंध किया गया था। इस मामले के कारण जब यह मुद्दा पूरा भ्रष्टाचार के संदर्भ में घूमा तो यह अनुबंध भी रद्द हुआ और ये मुद्दा इटालियन कोर्ट में पहुंचा, जहां पर जून 2014 में भारत ने इस मुकदमे में जीत हासिल की और भारत ने इस मुकदमे में जीत हासिल करने के बाद 2000 करोड़ की गारंटी भी भुनाई। वर्ष 2000 गारंटी इसके समझौते, इस निर्णय के बाद इस गारंटी को भुनाया गया। वर्ष 2018 में एक इटालियन कोर्ट ने अपर्याप्त सबूत होने के कारण इस मामले को खारिज कर दिया और 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने भी उस कोर्ट के निर्णय को बरकरार रखा। आप जानते हैं कि कांग्रेस के एक महत्वपूर्ण व्यक्तित्व के, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इटालियन मूल के कारण यह मुद्दा बेहद ज्यादा राजनीति में उलझ गया और इसके कारण भारत और इटली के संबंधों के बीच एक महत्वपूर्ण तनाव आया। सुधारों के तत्व किस प्रकार से दिखते हैं? सुधारों के तत्व कई तरह से दिखते हैं और विशेष तौर से 2018 से 2016 में 2 से 5 सितंबर भारत की विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने वेटिकन सिटी में मदर टेरेसा के संत घोषित होने के समारोह में एक प्रतिनिधि मंडल के साथ अपनी शिरकत की और उसी के दौरान उन्होंने ये निर्णय लिया कि वर्ष 2018 में जब भारत और इटली अपने संबंधों के 1947 के बाद संबंधों के 70वें वर्ष में प्रवेश कर रहे होंगे तो वो विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों की श्रृंखला के माध्यम से इन संबंधों को सेलिब्रेट करेंगे। तो वर्ष 2018 में विभिन्न सांस्कृतिक उत्सवों के माध्यम से इन 70 वर्षों को सेलिब्रेट किया गया। इसके बाद भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर द्वारा दिसंबर 2019 में रोम का दौरा किया गया और इन्होंने इटालियन प्रधानमंत्री से मुलाकात की। इसके बाद एक महत्वपूर्ण बात यह हुई कि इटालियन प्रधानमंत्री जोसेफ कॉन्टे और प्रधानमंत्री मोदी के बीच एक वर्चुअल शिखर सम्मेलन हुआ नवंबर 2020 में और इसी के दौरान दोनों देशों के संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए एक कार्य योजना भी प्रस्तुत की गई जिसको हम जानते हैं 2020-2025 कार्य योजना।
इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि किस तरह से इन संबंधों में सुधार हो रहा है। अक्टूबर 2021 में जो G20 का शिखर सम्मेलन था वो इटली में था और इसी में भारतीय प्रधानमंत्री ने इटली में शिरकत की और भारतीय प्रधानमंत्री की ये पहली इटली यात्रा थी जहां पर वो इटालियन प्रधानमंत्री मारियो द्राघी के साथ एक द्विपक्षीय बैठक भी इन्होंने आयोजित की। और इसके बाद आप जानते हैं कि एक महत्वपूर्ण मोड़ तब आया जब सितंबर 2022 के इलेक्शन में इटली में प्रथम महिला प्रधानमंत्री बनी जॉर्जिया मेलोनी। जॉर्जिया मेलोनी का जो रुख था वो चीन के प्रति, आप जानते हैं कि 2000 अभी आपको बताया गया कि 2019 में ईयू का पहला देश था जिसने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को अपनाया, वो था इटली। जॉर्जिया मेलोनी का दृष्टिकोण इस पर बिल्कुल भिन्न था। जॉर्जिया मेलोनी ने सितंबर 2022 के बाद अपनी पहली आधिकारिक यात्रा, भारत की पहली आधिकारिक यात्रा 2-3 मार्च 2030 को की और इसके अंतर्गत हरित अर्थव्यवस्था, ऊर्जा सुरक्षा और उसके ट्रांजिशन यानी ऊर्जा संक्रमण, रक्षा सह उत्पादन और सह नवाचार यानी को इनोवेशन और नीली अर्थव्यवस्था यानी समुद्री अर्थव्यवस्था का लाभ उठाना और को बढ़ावा देने पर व्यापक रूप से चर्चा हुई। धीरे धीरे ये जो संबंध थे इसका परिणाम क्या हुआ कि जो द्विपक्षीय संबंध थे ये रणनीतिक संबंधों में तब्दील होते चले गए जॉर्जिया मेलोनी के विशेष दृष्टिकोण के कारण। यानी ये जो साझेदारी थी ये रणनीतिक साझेदारी के रूप में तब्दील होती चली गई और दोनों देशों के स्टार्टअप के बीच एक सहयोग स्थापित करने के लिए स्टार्टअप ब्रिज की भी स्थापना की गई। साथ ही वर्ष 2023 में ही जो रायसीना डायलॉग हुआ, रायसीना डायलॉग जो नई दिल्ली में आयोजित होता है और एक महत्वपूर्ण दुनिया भर के जो अंतर्राष्ट्रीय ऑर्डर है, अंतर्राष्ट्रीय संबंध है, उस पर चर्चा का एक महत्वपूर्ण मंच है। उसमें मुख्य वक्ता और मुख्य अतिथि के तौर पर जॉर्जिया मेलोनी को बुलाया गया। इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से ये संबंध बेहतर होते जा रहे हैं। G20 2023 की बैठक जो सितंबर में भारत में हो रही थी, इस बैठक के दौरान भी भारत, मध्य यूरोप, मध्य पूर्व, मिडिल ईस्ट और यूरोप के बीच एक आर्थिक गलियारे पर सहमति बनी जिसमें इटली का एक प्रमुख देश के रूप में होना अच्छे होते संबंधों की तरफ एक महत्वपूर्ण संकेत है। साथ ही इटली ने यह भी संकेत आधिकारिक तौर पर मंशा अपनी जाहिर कर दी चीन के सामने कि वो अब बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से बाहर निकलना चाहता है। इसने भी भारत और इटली के संबंधों में एक नया रणनीतिक आयाम जोड़ दिया। इन संबंधों में आवश्यकता क्यों है? आवश्यकता भारत और इटली के संबंधों में बेहतर होने की, क्योंकि कई चीज दांव पर लगी है। दांव कैसे लगी है? आजकल सबसे बड़ा दांव क्या होता है? वित्त का, फाइनेंस का। जब आर्थिक संबंध प्रगाढ़ हो तो संबंधों में दोनों देशों को नुकसान होने की संभावना रहती है, इसलिए कई चीज दांव पर लग जाती है। इसलिए वित्तीय कारणों से, आर्थिक कारणों से भारत और इटली के बीच संबंधों को बेहतर करने की आवश्यकता है। क्यों आवश्यकता है? वर्ष 2021-22 के दौरान दोनों देशों के बीच 13.22 बिलियन डॉलर का व्यापार हुआ, जो पिछले वर्ष की तुलना में इस संबंधों के बेहतर होने का भी संकेत है। पिछले वर्ष की तुलना में 50% की वृद्धि को प्रदर्शित करता है। वहीं यूरोपियन यूनियन के जितने देश हैं, यूरोपियन यूनियन में 27 देश हैं, 27 देशों में यूरोपियन यूनियन के इटली भारत का चौथा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है। यह इटली के महत्व को प्रदर्शित करता है। वहीं भारत में इटली की लगभग 600 कंपनियां काम करती हैं और कई कंपनियां भारत में बहुत पॉपुलर है, जैसे फिएट, जैसे किंडर जॉय, इस तरह की कंपनियां। तो ये भी व्यापारिक संबंधों के महत्व को प्रदर्शित करता है। हाल ही में दोनों देशों ने कई ऐसे प्रकार के इस तरह के संबंध उठाए हैं जो रणनीतिक संबंधों के अंतर्गत रक्षा संबंधों को बढ़ाने पर विशेष बल देते हैं। वे किस तरह के निर्णय हैं? जैसे वर्ष जुलाई 2021 में तत्कालीन भारतीय थल सेनाध्यक्ष MM नरावने ने इटली की यात्रा की और उसके बाद फरवरी 2023 में इटालियन डिफेंस स्टेट मिनिस्टर ने एरो इंडिया शो में शिरकत की। इसके साथ ही एक महत्वपूर्ण निर्णय इटली के द्वारा यह लिया गया कि फरवरी 2023 में ही इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर इंडियन ओशन रीजन में भारतीय हिंद महासागर में
समुद्री सुरक्षा बढ़ाने और समुद्री डकैती का मुकाबला करने के लिए उसने ये जो सिस्टम था इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर में एक अधिक था। इटली के दूतावास ने एक अधिकारी की भी नियुक्ति की। तो इन चीजों की वजह से भारत और इटली के बीच काफी कुछ संबंधों को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। इटली चीन के बीआरआई से बाहर क्यों आया, ये एक महत्वपूर्ण पक्ष है और इसको समझना ही चाहिए। सबसे पहले तो आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि जब से बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की घोषणा चीन द्वारा की गई है, चीन लगातार भारत उसके विरोध में रहा है और भारत के विरोध का सबसे प्रमुख कारण है कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की एक शाखा पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर से निकलती है, जो भारत की क्षेत्रीय अखंडता का सीधे तौर पर भारत उसे उल्लंघन मानता है। इसलिए भारत ने बीआरआई का प्रारंभ से ही विरोध किया है। वर्ष 2019 में इटली बीआरआई में शामिल होने वाला G7 का पहला देश था। G7 का पहला देश था। इससे पहले आपको शायद ये बताया गया कि EU का पहला देश था। दरअसल आप इसमें थोड़ा सा करेक्शन कर ले, ये G7 देशों का जो विश्व के सबसे विकसित देशों का एक समूह माना जाता है और जिसमें अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली और जापान, ये 7 देश स्थित है। इन G7 देशों में से पहला देश था जो बीआरआई चीन के इनिशिएटिव बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में शामिल हुआ। इटली को उम्मीद थी कि इससे इटली का व्यापार, इटली का जो वस्तुगत व्यापार है, जो सेवागत व्यापार है, वो चीन की तरफ बढ़ेगा और साथ ही चीन फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी इटली में आएगा, जिससे उसका इंफ्रास्ट्रक्चर, आधारभूत संरचना बेहतर होगी। ये इटली की उम्मीद थी। लेकिन वास्तव में इसके परिणाम क्या हुए? परिणाम कुछ आंकड़ों से आप समझ सकते हैं। परिणाम ये हुए कि जैसे वर्ष 2019 के बाद इटली का जो चीन को निर्यात है वो 14.5 बिलियन यूरो से 18.5 बिलियन यूरो बढ़ा है। यानी उसमें बढ़ोतरी हुई है 14.5 बिलियन यूरो से 18.5 बिलियन यूरो। लेकिन चीन से इटली का निर्यात कितना हुआ है? यह हुआ है 33.5 बिलियन यूरो से 50.9 बिलियन यूरो। यानी इटली का चीन को जो निर्यात बढ़ा है उसमें बढ़ोतरी केवल 4 बिलियन यूरो की है और चीन की जो बढ़ोतरी है वो इटली में वो बढ़ोतरी लगभग 17.4 बिलियन यूरो की है। तो जाहिर सी बात है, स्वाभाविक तौर से इटली इस मामले में चीन से काफी पीछे है और इटली को ज्यादातर नुकसान ही हुआ है। वहीं चीन का इटली में जो एफडीआई है, जो विदेशी प्रत्यक्ष निवेश है, वो 650 मिलियन डॉलर से 33 मिलियन डॉलर पर सिमट गया है। यानी उसकी जो उम्मीद थी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इसके माध्यम से उसके देश में बढ़ेगा और इंफ्रास्ट्रक्चर में बढ़ोतरी होगी, उसमें सुधार होगा, उसकी सारी उम्मीदें विफल हुई हैं। और इसी कारण से इटली ने सीधे तौर पर मार्च 2024 में 5 वर्षीय समझौता ज्ञापन का जो नवीनीकरण चीन के साथ होना है, उस नवीनीकरण में सीधे तौर पर कह दिया है कि इटली की किसी प्रकार की कोई मंशा नहीं है कि वो बीआरआई यानी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में बना रहना चाहता है। ये इसके कारण है। अंत में इससे संबंधित एक प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न क्या है? बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में शामिल होने वाला प्रथम G7 देश कौन सा है? आपके ऑप्शंस हैं जापान, इटली, जर्मनी या फ्रांस। इस प्रश्न का उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिए। साथ ही आप हमें यह भी बताइए कि इटली ने किस वर्ष में बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से जुड़ने का निर्णय लिया था। आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना उत्तर देंगे तो हमें इससे प्रोत्साहन मिलता है। इसलिए कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए। फिर से एक नए सेशन में आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद।